कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई और सरोज बाण की राम राम। राम राम। भाइयों आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बायोगैस प्लांट का महत्व और उसके उपयोग पर। साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत घिया की बिजाई पर और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में जैविक और प्राकृतिक कृषि के महत्व पर। इसके अलावा भैया का करवाएंगे मनोरंजन भी और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा थे बायोगैस प्लांट का महत्व और उसके उपयोग में। जी सरोज जी, जिस तरह हमारे किसान भाई भी हैं वो सब जाना है कि नाइट्रोजन जो है हमारी फसल खातिर बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और नाइट्रोजन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व और यह कह लो कि एक मुख्य अहम पोषक तत्व है और अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधे की जो बढ़वार है वो उस पर असर पड़ा है। जी और हाँ जी, जैसे कि कह रहे हैं ना कि हम खान पीन में अगर कमी छोड़ दें तो हमारी जो बच्चे की ग्रोथ हो है विकास हो वो रुक जाए, तो इसी तरह यहाँ पौधा में भी हो है फसला पे भी असर करे इस चीज़ का कि अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो जो है फसल की बढ़वार भी कम हो जाएगी। और ऐसे में जो किसान भाई हैं वो यूरिया खाद का इस्तेमाल करें हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी अपने खेत में पूरी कर सकें। लेकिन सरोजी एक दिक्कत है कि जब नाइट्रोजन खाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसान भाई की जेब अड़की हो जाए, क्योंकि उसने नाइट्रोजन खाद या यूरिया जो है बाजार से खरीदना पड़ा है जो महंगी पड़ा है और साथ ही जो खेत का जो स्वास्थ्य है उस पर भी बुरा असर डाल रहा है। जी बिल्कुल और जो हमारी थाली तक खाना है वो भी जहरीला हो जाए। अगर इसके विपरीत अगर हम बायोगैस प्लांट में बनी खाद का प्रयोग करें तो उससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, साथ ही हमारी जो ज़मीन की भौतिक दशा है वह भी सुधरेगी और जो हमारी थाली तक जो खाना पहुंच रहा है उसमें भी जहर की मात्रा कुछ हद तक हम नियंत्रित कर पाएंगे और पौष्टिकता भी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, पौष्टिकता भी बनी रहेगी। और जो इसमें अगर हम जो बायोगैस प्लांट तक खाद बनाओगे तो उसमें लगभग 16 तरह के जो पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधे में मिल जाएंगे, जिससे गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और अपने हरियाणा में तो कम से कम जो है 1 करोड़ टन से भी ज़्यादा गोबर आसानी से उपलब्ध है जी क्योंकि हर किसान भाई के घर में जो है 2-4 डांगर हुए हैं। पशुधन जरूर बंधा हुआ है, तो इतना गोबर तो हम कर लें इकट्ठा। और किसान भाई इस गोबर का मुख्य जो भाग है वो गोबर की खाद बनाने खातर ही इस्तेमाल करें हैं। इसके अतिरिक्त जो है 25 से 30% तक गोबर जो है उसके हम उपले बनाओ हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब हम उन उपलों का उपयोग कर रहे हैं तो उससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ है और जो हमारा बायोगैस प्लांट है उसका अंदर गोबर की मात्रा कम रह जाए। जी आपने बात कही कि उपले बनाओ हैं तो इससे पर्यावरण पर तो असर पड़े हैं। अगर इस उपले बनाने की बजाय अगर हम उसने बायोगैस में यूज कर लिया प्रयोग कर लिया तो उसमें तो देखो फायदा ही फायदा है। बिल्कुल सरोज है ना, सोने पर सुहागे वाली बात है कि प्रदूषण से भी बच गए और जो है हमारा जो शुद्ध नाइट्रोजन वाली खाद है वह भी तैयार हो जाएगी। और किसान भाई ये भी जाना है कि बायोगैस प्लांट में ना केवल ईंधन के रूप में हमने गैस भी मिला है बल्कि एक उत्तम किस्म की देसी खाद भी इसमें हमने तैयार होकर मिल जाए। उसमें कुछ क्या करें शायद तुम्हें नाम सा हो है खास सा नाम इसने सलरी को है सरोज जी। और या जो तैयार खाद है इसने हम जैसे ही सूखे और खेत में डालना है तो इससे जो हमारी नाइट्रोजन की जो मात्रा वो लगभग 1.5% तक जो है हमने ज़्यादा मिल जाए। और इस हिसाब से यह जो गोबर की खाद है या जो कंपोस्ट है वो बहुत बढ़िया मानी जाओ है, जिसमें फास्फोरस जो कि दूसरा महत्व पोषक तत्व भी है नाइट्रोजन के बाद, तो उसकी मात्रा भी जो है गोबर की खाद तो हमने ज़्यादा मिल जाए। तो बायोगैस में नाइट्रोजन तो है साथ साथ दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस है वो भी पूरा है। बिल्कुल। और सरोज इसके अलावा पोटाश की भी जो है बहुत अधिक मात्रा किसान भाई इससे ले सके हैं। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो गोबर की खाद बनाने में कम से कम जो 3 से 4 महीने लग जाए हैं, जबकि बायोगैस जो सलरी है वो वाली जो खाद है 1 महीने में तैयार हो जाए जी। तो जो काम 3 महीने में 4 महीने में वो 1 महीने में वो 1 महीने में हो गया। और जहाँ तक गोबर से तैयार खाद की मात्रा की बात है तो यह लगभग 35 से 40% तक वो है, लेकिन जो बायोगैस प्लांट द्वारा गोबर तो हमने 75 से 80% जो है खाद जो है तैयार होकर मिल जाए। और इसके अलावा अगर गोबर के जो हम उपले बनाए हैं तो उसके पीछे सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहा है कि खाना बनाना, इनकी ईंधन के रूप में हो जाओ इस्तेमाल करा है जी। अब तो इसका धीरे धीरे कम होने लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसकी बजाय बायोगैस प्लांट पे किसान भाइयों का रुझान ज़्यादा होने लग रहा है, क्योंकि आराम तो जो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे ग्रामीण बहनें हैं वो भी समझने लगे कि धुएं तो जो है टीबी कैंसर जैसी बीमारी जो है वो बढ़ने लग रही है। तो इस जोखिम ने हम टाल कर जो है अब गोबर के उपले की बजाय जो है ज़्यादा बायोगैस प्लांट
की तरफ जाने लग रहे हैं, या जो बायोगैस सिलेंडर हैं वो भी भरे जाओ हैं, ताकि जो है जहाँ पे बायोगैस उपलब्ध नहीं है तो वहाँ तक भी सिलेंडर के माध्यम से वो पहुँचाई जा सके। जी। और बहुत से किसान भाई तो बायोगैस से जो है बिजली भी तैयार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गोबर को बायोगैस प्लांट में बिना पानी मिलाए डाला जा सकता है। पहला गोबर और पानी का घोल जो है एक अनुपात में डाला जाता था जी। लेकिन हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसने गोबर द्वारा चलने वाले जितने भी जनता मॉडल हैं उसमें बायोगैस प्लांट को उसमें संशोधन करके ऐसा डिजाइन तैयार कराया है कि ताजे गोबर से वो चल सके है। और इस नए डिजाइन के प्लांट का जो गोबर डालने का जो पाइप है वो 4 इंच की बजाय 12 इंच चौड़ा कर दिया है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है कि जो गोबर है वो सीधा बिना पानी के ही डाला जा सकेगा। और इस पाइप की ऊंचाई जो है लगभग 2.5 से 3 फुट होनी जरूरी है। और अगर ऊंचाई बहुत कम होगी तो इसमें जो छोटे बच्चे हैं उनका गिरने का डर भी कम रहेगा। और सरोज इसके अलावा जो है अगर ऊंचाई हम 3 फुट से ज़्यादा कर दें तो गोबर को डालने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, यानी कि हमने स्टूल या चढ़ चढ़ के किसी चीज़ पर चढ़ के फिर डालना पड़ेगा। तो ऐसे में जो है सही ऊंचाई जो 3 फुट रखी गई है ताकि कोई बच्चा है वो भी ना उसमें गिरे और हमने जो गोबर उसमें डालना है उसमें भी आसानी से डल जाए। और साथ ही साथ जो है गोबर की निकासी का जो जगह है वो भी पर्याप्त चौड़ी रखें जिससे गोबर गैस के दबाव तक जो है खुद ही बाहर आ सके और निकलने वाला गोबर गाढ़ा हो जाए और सूखने में जो है कम समय लग गए। और इससे लगभग जो है इससे जो लाभ होगा वो नाइट्रोजन का जो है हवा में उड़ने वाला जो नुकसान है वो भी कम होगा। और पानी मिले गोबर को सुखाने से ज़्यादा समय भी लग गया है और नाइट्रोजन हवा में अमोनिया के रूप में 30% तक उड़ जाए। इसलिए बिना पानी के जो है आजकल जो गोबर गैस प्लांट है वो बिना पानी के गोबर से सीधी जो है सलरी बनाकर या जो है हम नाइट्रोजन की जो हमारी वायुमंडल में जो वेस्टेज थी उसने हम कम होगी। ये तो आम के आमर गुठलिया के दाम होगी। जी बिल्कुल बात सही कह रहे हो सरोजी आप। और इसके बाद तो जो है गैस की निकासी का जो पाइप है वो बंद करके 10 से 15 दिन है उसने छोड़ दें और गोबर की निकासी वाली जो जगह है उससे गोबर आना जब शुरू हो जाए तो प्लांट में भाइयों ताज़ा गोबर बिना पानी मिलाए सही मात्रा में हर रोज़ डालना शुरू कर दें ताकि गैस की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से हम उसने इस्तेमाल कर सकें और निकलने वाली जो गोबर की खाद है उसके रूप में हम उसने प्रयोग कर सकें। इसके अलावा सरोजी जो किसान भाई अगर जो है गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें गोबर में जो है पानी तो हमने नहीं मिलाना है, इसके बारे में तो हमने बार बार बात भी करी है। इसलिए जो बायोगैस से निकलने वाला जो गोबर है वो गाढ़ा भी होगा और कस्सी की मदद से आसानी से जो है ट्राली में भर के अपने खेत तक पहुंचाया जा सकेगा। और बायोगैस प्लांट लगाने का जो है ज़्यादा जगह भी इसमें नहीं चाहिए और जहाँ बायोगैस प्लांट लगाया है वहाँ पर गाय भैंस भी बांधी जा सके हैं आसानी से, यानी कि गोबर का जो साधन गेर गूर है जैसे किले के पास बना रखा है गेर है उसमें भी आप इसने बना सको बायोगैस प्लांट में। हमारा जो गोबर का साधन है कि जो गाय भैंस है वो भी नजदीक है तो हमने ज्यादा दूर तक गोबर ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही। और इन जो जनता मॉडल हैं इनमें बायोगैस प्लांट को घर के आंगन में भी लगाया जा सका है जिससे आसानी से जो है उस जगह को हम साफ सुथरा भी रख सके हैं और उसमें बदबू भी नहीं आती। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो बायोगैस प्लांट है उस खातर 25 किलोग्राम गोबर की हमने जरूरत पड़े है जो 3 से 4 पशु के गोबर तो आसानी से हमने मिल जाए। साथ ही साथ जो है इसका खर्चा कितना का आ जाएगा? विनोद जी हो तो बताओ थोड़ा। जो इसका खर्चा है सरोज जी वो लगभग 20,000 तक जो है 25,000 के आसपास जो है इसका खर्चा है। और अगर किसान भाई जो आसपास जो भी तकनीकी मदद है अगर वहाँ से पता कर लें तो ज़्यादा रहेगा कि इस समय जो है क्या रेट चल रहा है तो उस हिसाब से जो किसान भाई इसने लगवा। तो ये जो आपने खर्चा बताया विनोद जी तो क्या ये एक बार का खर्चा है? हाँ ये एक बार का खर्चा है जब एक बार शुरू हमने प्लांट लगाना है जी। और जो इससे निकलने वाली जो गैस है उससे हमने जो है 4 से 5 जो सदस्य हैं उनका 3 वक्त का खाना आसानी से हमने डेली मिल जाए। यह तो फिर वही सही बात होगी आम के आम गुठलिया के दाम। देखो जो हमारी भाण है इसमें चूल्हे पर रोटी राटी बनाया करती है उसका स्वास्थ्य पे भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बायोगैस से रोटी बनाऊंगी। दूसरा हमारा खेत में भी सुधार होगा, तीसरा हमारा जो खाना पीना है उसमें भी बढ़िया सुधार होगा। और किसान भाई जो बाजार से नाइट्रोजन खाद यूरिया लेकर आओ था उसका खर्चा भी किसान भाई का बच जाएगा। तो थोड़ा सा मनोरंजन भी कराओगे कि नहीं कराओगे जी विनोद जी? बिल्कुल सरोज जी। तो ये तो हमने चर्चा करी बायोगैस प्लांट के महत्व और उसके उपयोग पे और अब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन सुना एक रागणी। बंदूक है बापू
बैठे अपनी क्यारी में, और भारत ने आजाद करने की करे रहा तैयारी में, बंदूक बापू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की करे रहा तैयारी में, बड़ी से आठ हथकड़ी बेड़ी जड़ी से, आधे हथकड़ी बेड़ी जड़ी से, मेरे भीतर ले मैं नुआग छड़ी से, भीतर ले मैं आग छड़ी से, बनू चंगारी में, भारत ने आजाद करने की हथियारी में, बंदूक बापू भरे अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की हथियारी में, ओ गोरे पपी खटके सारे हिंद मारे मैं लूट मचारे, देखे दुश्मन करके फैदा ठारे, दुश्मन करके फैदा ठारे, देखे नरमी मारी में, भारत ने आजाद करने की करे रहा तैयारी में, बंदूक बापू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की तैयारी में, ओ कर दिया शान युमा मेरी नजर के, मत सारे बदले ले लूं करके, चलूं अंग्रेजा की मौत बनके, चलूं अंग्रेजा की मौत बनके, फौलाद कठारी में, भारत ने आजाद करने की करे हथियारी में, बंदूक बापू न्यू अपनी क्यारी में, शर्माना मूल डरूंगा, मैं आजादी की नीम धरूंगा, तेरा नाम पिताजी अमर करूंगा, तेरा नाम पिताजी अमर करूंगा, इस दुनिया सारी में, भारत ने आजाद करने की करे हथियारी में, अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की करे हथियारी में। ये तो सुनी भाइयों ने रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा। जलवायु, उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में
तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज़्यादा वृद्धि हुई है। और सरोज जी जिक्र कर लें मौसम का, क्योंकि खेती बाड़ी का तो सारा ही काम दाम जो मौसम से जुड़ा है। और मौसम की बात करें तो भाइयों, आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों वीरवार, और कल वीरवार किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपना बेहतर वित्तीय प्रबंधन किसान भाई कैसे करें। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बागों में सूक्ष्म सिंचाई विधि का महत्व पे, और जानकारी लेंगे भाइयों गाय भेड़ पशुओं की ब्याने से पहले और बाद में देखभाल पे। और सरोजी इब करें चर्चा प्राकृतिक खेती में जैविक और प्राकृतिक कृषि के महत्व पे। जी, जिस तरह पर जिक्र कर रहे थे कि भाई जो है किसान भाई जो है अगर रासायनिक खाद कम से कम इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड हैं या जो खरपतवार नाशक हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो जहर जो है थाली में कम से कम पहुंचेगा। बिल्कुल सही। और उसका सही तरीका है कि अगर इंसान प्रकृति तो जुड़ जाए, जो हमारे बुजुर्ग जुड़े भी थे पहला, तो प्रकृति के साथ ही मिलकर खेती बाड़ी करें थे। ये तो पिछले 2 दशक 3 दशक तक जो है इतना हम जहर खेता में डालना लग रहे हैं, जो भी बेहिसाबा डाल रहे हैं। जी, उसका कारण क्या है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेना चाहो हैं। तो अगर हम प्रकृति तो वापस जुड़ जाएं और प्रकृति का हिस्सा दोबारा बन जाए तो जो है ये समस्या भी कम हो जाएगी। तो आज की जो खेती बाड़ी की जो प्रणाली है उसमें खेती रसायनों का जो खेती बाड़ी में रसायन है उनका प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जाने लग रहा है। बिल्कुल और सही। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज समाज के सामने जो है कई तरह की आने से जो है जैविक खेती और ज़्यादा प्रासंगिक बन गई है, यानी कि जो जहर हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं अब लोगों का रुझान भी इससे दूर होने लग गया है और हम चाहें कि जैविक खेती या जैविक खाने को जो है हमने मिले। जी, और जैविक और प्राकृतिक खेती का साधारण सा अर्थ है कि प्रकृति तक तालमेल बिठाकर खेती बाड़ी करें। जी, और पिछले 2 दशकों में तो अपने देश में जो है खेती बाड़ी में रसायन खाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होया है, जिसके कारण जो है ज़मीन कह लो, साथ में जो हमारी जलवायु है, ज़मीन के नीचे का जो पानी है और सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित हो गया सारा, जो है जो अनुपात है वो बिगड़ गया सब कहीं का। और जैविक खेती कोई नई पद्धति नहीं है, बल्कि हमारे पुरानी पद्धति है। हमारे बुजुर्ग बड़े जो हैं वो प्राकृतिक खेती करते आए थे, उसमें कोई जो रसायन नहीं थे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने सीधी पादी खेती करा करते। जी हाँ। और साथ में जो है फसल चक्कर था, फसल अवशेष था, हरी खाद है, कार्बनिक खाद है या केचुआ खाद है, गोबर की खाद है, इन सब का इस्तेमाल करा करते। और आपने तो देखे थे खेत में इतने जब बारिश हो जाती इतने केचुए निकलाया करते, अब तो देखने भी नहीं पाते। हाँ, अब तो हमने कम हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इतना जहर छिड़क दिया कि बचे नहीं। जी बिल्कुल, ये तो बचे नहीं वो। अच्छा, फिर जब पहले शहरों में भी जो गली कच्ची हुआ जब बारिश हुआ उनमें भी इतने केचुए दिखते, गली भी पक्की हो गई। बिल्कुल भी नहीं, तो कुछ नहीं है, सारा ही पक्का हो गया एक तरह से। तो ये जो हमारे प्राकृतिक मित्र थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। और अगर हम प्राकृतिक खेती करें तो उसके बहुत फायदे हैं। एक तो शुद्ध वातावरण और जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, साथ ही पानी की जो हमने कम जरूरत पड़े है, साथ ही जो है मिट्टी के जितने भी उपयोगी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी आपूर्ति हो जाए जी। और साथ में जो है पैदावार उसकी गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो जाए। बिल्कुल जी। और आप और भी बता रहे थे कि हाँ, जो लागत है वह भी कम होगी, लागत कम हो जाए, क्योंकि जो रासायनिक खाद पर उनमें इतने पैसे लगे, अपने घर की चीज है, अपने इसने प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सके है। और साथ ही जो है संतुलित जैविक चक्कर जो है अगर हम अपनावें तो जैविक विविधता का भी है हम
संरक्षण कर पाओगे। जी। साथ ही जो आपने बार बार यह बात बताई है, जो हमारा खाना है, हमारी थाली है, उसमें तो हानिकारक जो रसायन है बिल्कुल जी, वो खत्म हो जाएंगे। और जैविक खेती के जो मुख्य घटक हैं उनकी बात करें वे तो कौन कौन से हैं? वह है एक तो जैविक खाद, यानी कि गोबर की खाद, जो हम अपने आम कुरड़ी की जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह जो जैविक खाद है इसका मुख्य घटक है, क्योंकि किसान भाई जो है सबसे ज़्यादा आसानी तय जैविक खाद बना सके, यानी कि कुरड़ी वाली खाद बना सके, जो कि अपने जो पशुधन है उसके मलमूत्र तय आसानी तय तैयार करी जा सके जी। दूसरी खाद है हरी खाद, या दो फसलों के बीच में जो है जल्दी बढ़ने वाली जो दलहनी रेशे वाली जो फसल है उन हरी अवस्था में ही जमीन में मिला दें तो यह हरी खाद के अलावा है। और इस फसल का जो अवशेष है, जो इसके आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो मुख्य रूप से सूक्ष्म पोषक तत्व जो है जमीन में प्रदान कर रहे हैं, जिससे जमीन की भौतिक दशा सुधर जाए। जी। और साथ ही एक और है वो वर्मी कंपोस्ट के हो, वो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करूं, बताओ वो भी। सरोज जी, वर्मी कंपोस्ट भी आपने ध्यान दिवा दिया मेरे तक कि जो बहुत बढ़िया जैविक खेती का घटक है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो एक विशेष प्रजाति के केंचुए द्वारा बनाई जाओ है जी। और यू केंचुआ जो है गोबर और कचरे ने खाकर उसने अपने मल द्वार से जो पदार्थ बाहर निकाला है उससे नाम वर्मी कंपोस्ट का है। और वर्मी कंपोस्ट ने जो है मिट्टी में मिलाने मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी तो बढ़ा है और साथ ही साथ जो है फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हुआ है। साथ ही जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका जो हम अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे मिट्टी पर बुरा असर पड़ रहा है, तो वो असर भी कम हो जाएगा अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे तो। जी। जो आपने बताई है खाद, इनमें से किसी का भी प्रयोग कर लियो आप खेत में, बिल्कुल, तो पैदावार बढ़ेगी। चाहे जैविक खाद हो हमारी, चाहे हरी खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट का हम इस्तेमाल करें जी। इसके अलावा सरोजी जो एक और है वो है जीवाणु खाद जी। वाह, किसी हो जी, वो भी बताओ थोड़ा सा। उसका नाम है वो बता लग रहा है कि जीवाणु खाद, यानी कि जीवाणु तो बनने वाली खाद है। तो जैव उर्वरक जो विशिष्ट प्रकार के जो जीवाणु हैं उनका एक समूह है जो तरल या ठोस रूप में पौधों को दिया जा सके है और जैव उर्वरक के प्रयोग तय रासायनिक उर्वरकों की 1/3 मात्रा तक हम बचत कर सके हैं। साथ ही जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करने वाले जो जैव उर्वरक है वो भी प्राकृतिक रूप से सभी दलहनी फसलों कौन कौन से हैं वो जी? वो है सोयाबीन, मूंगफली की जो जड़ है उनमें छोटी छोटी गांठ बन जाए है और इन गांठा में जो है वो राइजोबियम नाम का जीवाणु पनप है और वो हवा तो नाइट्रोजन ने सीधा लेकर नाइट्रेट में बदल दे, यानी कि हमने नाइट्रोजन खाद डालने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप बना दे, प्रकृति अपने आप कर दे ये काम। और साथ ही साथ जो है ये जो वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन है वो पौधे तक आसानी तक पहुंच जाए इसके माध्यम से। और कुछ जीवाणु तो मिट्टी में मौजूद जो अनुपलब्ध तत्व हैं उनने भी पौधों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करे जी। वो मतलब खुद प्रदान कर दे, उन्हें दे दो है जो भी पोषक तत्व जमीन में चाहिए हो है। हाँ जी सरोज जी, एक तरह तो कहो कि जो ये मित्र कीट है जो किसान की मदद कर रहे हैं। और राइजोबियम और एजोबैक्टर जीवाणु का प्रयोग जो है नाइट्रोजन प्रदान करने खातिर ही किया जावा है और दलहनी फसलों में जो है राइजोबियम और जो अन्य फसल है उसमें एजोबैक्टर का प्रयोग किया जावा है, जिससे फास्फोरस की उपलब्धता बढ़े है, साथ ही जो नाइट्रोजन है उसकी कमी पूरी हो जाए। और साथ ही बात करें जो प्राकृतिक खेती के मुख्य घटक है उसमें एक है अंत फसल, यानी कि फसल अदल बदल कर बोना या जो है एक फसल के साथ दूसरी फसल लेना। उदाहरण के तौर पर जिस तरह सरोजी गन्ने का जब हम अंकुरण करें ना तो गन्ना बड़ा धीरे धीरे बढ़ा शुरू और गन्ने के बीच में जगह खाली रह जाए तो उसमें अगर किसान भाई मूंग है, उड़द है, लोबिया है या प्याज लहसुन इत्यादि की अगर खेती ले ले साथ साथ तो एक साथ दो फसल मिल जाओगे। और साथ ही साथ जो है गन्ने की जो रोपाई है वो कतारों में करें, बीच में जगह खाली पड़ी है तो दलहनी या फिर जो रेशे वाली जो फसल है उन हम अंत फसल के रूप में लेकर मिट्टी की जो एक तो उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ा सके, साथ ही मिट्टी का जो संरक्षण हो है ना कि मिट्टी की जो उपजाऊ परत है ऊपर वाली वो जो खत्म हो लग रही है उसका भी हम बचाव कर सके हैं जी। और सरोजी एक और जो बड़ी अच्छी बात इसमें वो है गो आधारित उत्पादन, यानी कि प्राकृतिक खेती जो है देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर ही आधारित है और इसी देसी गाय के गोबर और गोमूत्र तो हम सारी दवाई भी बना सके हैं और उससे जो जमीन को पोषक तत्व चाहिए वो भी सारे मिल जाए। जिस तरह देसी गाय की जो प्रजाति है उसमें गोवंश के गोबर और मूत्र हम जीवामृत, घन जीवामृत और जो है साथ ही साथ जो है इसमें हम दूसरे जो है पोषक तत्व जो पूरे करने वाली जो पोषक तत्व जो मिट्टी के जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो भी मिल जाए। तो ये तो जानकारी ली हमने प्राकृतिक खेती में जैविक और प्राकृतिक खेती के महत्व पे जी। और इब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत घिया की बिजाई पे जी।
बात करें घिया की जो उन्नत किस्म है उसकी, तो पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, यह किस्म गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में उगाने के लिए बढ़िया है और इस किस्म में फल काफ़ी संख्या में लगे हैं और बेलों पर जो बढ़वार है वो भी हमने काफ़ी बढ़िया मिला है। कच्चे फलों की लंबाई इसमें लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर और फलों का जो रंग है वो गहरा हल्का हरा रवा है और इसकी औसत पैदावार किसान भाई जो है 56 से 60 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और सरोजी इसमें जो दूसरी किस्म है वह है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। जी, एक तो लंबी वाली घिया और एक गोल वाली घिया जी। यह किस्म भी जो है गर्मी और बरसात के दिनों में मौसम खातर जो है सबसे बढ़िया मानी जावे है और इसके जो कच्चे फल हैं वो 15 से 18 सेंटीमीटर घेरे वाले गोले और हरे रंग के हुए हैं जी। इसके अलावा घिया हिसार 22, यह किस्म भी गर्मी और बरसात के मौसम में उगाने वाली बढ़िया किस्म है और इस किस्म की बेलों की जो बढ़वार है वो अच्छी हो है, साथ ही साथ उन पर फल भी ज़्यादा मात्रा में लग गए हैं जी। इसके अलावा कच्चे और खाने योग्य जो हल्के हरे फल हैं उनकी औसत लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर हो है और इसकी औसत पैदावार किसान भाई जो है 100 से 120 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और किस्म है हिसार घिया संकर 35, यह घिया की एक संकर किस्म है। इसके फल बेलनाकार और बेल पर ज़्यादा मात्रा में लग है और बेलों की जो बढ़वार है वो अच्छी हो है। इस किस्म की जो है गर्मी और बारिश के दोनों ऋतुओं में हम इसकी न उगा सके हैं और साथ ही कच्चे और खाने योग्य जो हरे फल हैं उनकी औसत लंबाई जो है लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक इसमें हो जाए और इसकी औसत पैदावार किसान भाई 120 से 140 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। यह तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी क्योंकि मौसम भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सरोजी, और यह तो बात हुई कि उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं। जी। अब किसान भाई जो बीज तो लिया अब उसके बाद उसने करनी खेत की तैयारी। जी बिल्कुल। तो खेत की तैयारी किस तरह करें, तो वैसे तो घिया की फसल खातर हर प्रकार की जो जमीन है उसमें हम ले सके हैं, लेकिन उचित जल थोड़ी सी तैयारी तो करनी पड़े। हाँ, फिर भी। बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी किसान भाई ने। और अच्छी जल निकासी वाली जो बढ़िया जीवाश्म से युक्त जो चिकनी बलुई मिट्टी है वो इसकी खेती का खातर सब तो बढ़िया मानी जावे है और इसके लिए ज़मीन का जो पीएच मान है वो उदासीन होना चाहिए, यानी कि जो पीएच मान है वो 6 से 7 के आसपास रखें और बिजाई तो 3 से 4 हफ्ते पहले गोबर की गली सड़ी खाद खेत में अच्छी तरह से मिला दें और फिर भाइयों 3 से 4 जुताई करें और हर जुताई के बाद सुहागा जरूर लगाएं। बात करें बिजाई के समय की, तो गर्मी की फसल खातर भाइयों फरवरी मार्च और बरसात की फसल लेने खातर भाइयों जून जुलाई का समय बिजाई खातर सबसे बढ़िया। तो आने वाला समय जो जून जुलाई का है तो हम उसमें बरसात की जो फसल है वो ले पाएंगे। और बात करें भाइयों बीज की मात्रा की, तो घिया की बिजाई खातर 1.5 से 2 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा और बिजाई से पहला भाइयों बीज ने रात भर पानी में जरूर भिगो दें ताकि बीज का अंकुरण अच्छी तरह से हो सके। जी बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे आप तो। बात करें बिजाई की विधि की, तो सरोज जी जब बिजाई करें तो घिया के बीजों को जो है थोड़ी ही उठी हुई क्यारियां में नालियों के किनारे पर बोएं जिनकी चौड़ाई जो है 2 से 3 मीटर और लंबाई जो है सुविधा अनुसार रखें। साथ ही 2 से 3 बीज एक जगह पे 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बोएं और पौधे पर जब 2 से 3 सच्ची पत्ती आ जाए तब केवल एक स्वस्थ पौधे न रख कर बाकी सब ने निकाल दें और पौधे के बीच की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर तक रखें। अब जब हमने बिजाई कर ली तो फिर बात आवा सरोजी खाद पानी की। जी। तो हमने जो है खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है तो उसमें 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा हमने 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। और बिजाई के समय भाइयों फास्फोरस और पोटाश की सारी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बिजाई वाले जगह पर बराबर मात्रा में डाल दें और बची हुई जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा है उसने 2 बराबर हिस्सों में बांट कर एक पहले मिलने के बाद और दूसरी फूल आने पर नालियों में डालकर मिट्टी चढ़ा दें। जी। तो ये तो करी चर्चा घिया की वैज्ञानिक विधि तक खेती पे, और इसी के साथ आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। और इसी के साथ भाइयों अपने भाई विनोद और सरोज की प्यारी प्यारी मीठी मीठी राम राम।